नमस्कार, स्वागत है आपका 9 PM में। मैं हूं सनी गंगा सागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश, प्रदेश और दुनिया की दिन भर की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले एलपीजी की खबर से। जी हां, सिलेंडर की किल्लत की खबरों के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर इस बीच निकल कर आई है। गैस लेकर आ रहे ग्रीन सानवी नामक जहाज के हॉर्मूज स्ट्रेट को पार कर लिया है इस जहाज ने, और ये 7वां भारतीय जहाज है जो कि युद्ध शुरू होने के बाद हॉर्मूज से निकला है। ये जहाज करीब 44,000 से 46,650 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर निकला है। अब भारत की ओर ये बढ़ रहा है। अनुमान है कि 6 अप्रैल के आसपास से मुंबई पहुंच सकता है। वही 17 भारतीय जहाज अब भी फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं, पश्चिम हिस्से में ये फंसे हैं, जिनमें से 2 अन्य एलपीजी टैंकर ग्रीन आशा और जग विक्रम भी शामिल है। इनके भी जल्द ही यहां से निकलने की उम्मीद है। बता दें कि ग्रीन सानवी के साथ शिवालिक, नंदा देवी, पाइन गैस, जगवसंत, BWTYR और BWELM जहाज सुरक्षित निकले हैं। तो भारत का 7वां जहाज यहां से निकला है। केरलम में 9 अप्रैल को विधानसभा के चुनाव होने हैं और 4 मई को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन चुनाव से ठीक पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर ने एक चौंकाने वाला खुलासा अपने रिपोर्ट के जरिए किया है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक केरलम विधानसभा चुनाव में 38% उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज है, आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें सबसे ज्यादा 72 उम्मीदवार कांग्रेस से हैं, बीजेपी के 59 और सीपीआईएम के 51 उम्मीदवार शामिल हैं। वहीं 23% तो ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर मामले भी दर्ज हैं। एडीआर ने विधानसभा चुनाव लड़ रहे कुल 883 में से 863 उम्मीदवारों के एफिडेविट का एनालिसिस किया है और शनिवार को रिपोर्ट जारी की। 339 करोड़पति प्रत्याशी हैं, यानी कि हर 5 में से 2 उम्मीदवार करोड़पति है। बता दें कि 2021 में राज्य के पिछले विधानसभा चुनाव में 27% उम्मीदवारों के बारे में बताया गया था कि वो करोड़पति थे, लेकिन 2026 आते आते ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया। पहले 27% थे पिछले चुनाव में, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 39% तक जा पहुंचा है। यानी कि 5 साल में करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या में 48% बढ़त हुई है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि 54% उम्मीदवार ग्रेजुएट नहीं है, 48% उम्मीदवारों की शिक्षा 5वीं से 12वीं के बीच में ही है। और इधर मिडिल ईस्ट को लेकर जो युद्ध चल रहा है उस पर बयानों का दौर भी जारी है। ऐसे में कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने मिडिल ईस्ट जंग और एलपीजी क्राइसिस को लेकर पार्टी लाइन से हटकर बात की। इनमें कमलनाथ, आनंद शर्मा, शशि थरूर शामिल है। उधर राहुल गांधी इन मुद्दों पर सीधे प्रधानमंत्री का नाम लेकर लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने भारत के डिप्लोमेटिक तरीके की तारीफ करते हुए इसे मैच्योर और स्किलफुल बताया है। तो वही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गैस संकट पर कहा था कि ऐसी कोई कमी नहीं है, ये बस एक माहौल बनाया जा रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने एक लेख में केंद्र सरकार की तारीफ की है। उन्होंने पश्चिम एशिया संकट पर भारत सरकार के संयमित रुख का समर्थन करते हुए इसे जिम्मेदार और रणनीतिक कूटनीति भी बता दिया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले समय में ईंधन एक बड़ी समस्या बनने वाला है, क्योंकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा इससे प्रभावित हो चुकी है। गलत विदेश नीति के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। अब हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। हमारे पास अभी थोड़ा समय है और इसीलिए सरकार और प्रधानमंत्री को तुरंत तैयारी शुरू करनी चाहिए, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, वरना करोड़ों लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो राहुल गांधी कुछ और कह रहे हैं, लेकिन उनके जो बड़े नेता हैं वो कुछ और कह रहे हैं। ऐसे में असमंजस की स्थिति फिर से सामने आ रही है कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है, कांग्रेस कहना क्या चाहती है। कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है वो कुछ और कह रहे हैं, उनके बाद जो दूसरी पंक्ति के बड़े नेता है वो कुछ और कह रहे हैं।
राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने जा रहे चुनाव में मध्य प्रदेश की सियासत में इस चुनाव ने हलचल तेज कर दी है और इन तीनों सीटों में से 2 पर भाजपा का चुना जाना लगभग तय है। लेकिन तीसरी सीट, जो कि स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस की होनी चाहिए थी, इस सीट के लिए रस्साकशी और माथापच्ची भी जारी है, क्योंकि ताजा हालात में कांग्रेस के लिए यह सीट हासिल करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा के वोट देने पर लगी रोक पर दतिया विधायक राजन भारती की विधायकी खत्म होने के बाद से स्थितियां बदल गई है, कांग्रेस की परेशानियां बढ़ गई है। वहीं बीना विधायक निर्मला सप्रे के पाला बदलने से भी कांग्रेस के सीधे 3 विधायक कम हो रहे हैं, जिससे कि कांग्रेस के विधायकों की संख्या घटकर 62 ही रह जाती है। तो तीसरी सीट हासिल करने के लिए 4 से 5 विधायकों के मैनेज करने या फिर क्रॉस वोटिंग होने से ही बीजेपी की बात बन सकती है। संभावनाएं प्रबल है। तो कुल मिलाकर यह मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का राज्यसभा से कार्यकाल खत्म होने के बाद अब इस सीट पर बीजेपी की नजर है। एक सीट के जीतने के लिए 58 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी के पास इस समय 164 विधायक हैं। इस हिसाब से बीजेपी को 174 विधायकों की जरूरत है। एक निर्दलीय विधायक है। कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या 64 है। विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा को कोर्ट ने वोट देने पर रोक लगा दी है। अब कांग्रेस के पास 63 विधायक ही बचे हैं। बीना विधायक निर्मला सप्रे पहले ही बीजेपी के पाले में है। ऐसे में 5 विधायकों के मैनेज करने या क्रॉस वोटिंग कराने से तीसरी सीट पर कब्जा हो सकता है। बीजेपी इस प्रयास में जुटी है। हालांकि इस रणनीति को सियासी दल उजागर नहीं कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस चाहकर भी अपने विधायकों को एकजुट नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी सीटों पर जीतने के लिए जितने मतों की आवश्यकता है, उससे भी 35 मत अधिक है। हमें किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, मगर कांग्रेस अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रही है। राज्यसभा का चुनाव भी उसका एक फैक्टर है, एक माध्यम है कि अभी विधायक कम करें, फिर राज्यसभा के जो मूल चुनाव आएगा उस पर अटैक करेंगे। हम सजग हैं। 500%, 700% कांग्रेस का राज्यसभा मेंबर जाए। बीजेपी की नजर मध्य और ग्वालियर चंबल के विधायकों पर है। इसके अलावा जिन विधायकों के कोर्ट में मामले लंबित हैं, इन पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस कुछ करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन यह तय है कि कांग्रेस ने किसी दिग्गज को मैदान में नहीं उतारा तो राज्यसभा की एकमात्र सीट भी हाथ से निकल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड के मामले में अमित जोगी ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के सुप्रीमो अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए मांग की गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जग्गी हत्याकांड मामले में अमित जोगी को दोषी करार देते हुए 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है, जिसको अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि 4 जून 2003 को एनसीपी नेता और कोषाध्यक्ष राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हाई प्रोफाइल राजनीतिक हत्याकांड की जांच सीबीआई ने की थी। साल 2007 में रायपुर की विशेष अदालत ने 28 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया गया। अब विशेष अदालत के फैसले को पलटते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने अमित जोगी को दोषी करार दिया है। जोगी के सुप्रीम कोर्ट रुख करने से अब शीर्ष अदालत के फैसले का फिर से एक बार इंतजार करना होगा। नक्सलवाद के चलते बीते 56 सालों से बीजापुर जिले के कई गांव उपेक्षा के शिकार होते रहे थे। बुर्जी पंचायत के आश्रित गांव डुमरी पालनार, दुगाल, खिरोली एनएमडीसी की उपेक्षा का शिकार होते रहे ये गांव भी। सशस्त्र नक्सलवाद के खात्मे के बाद एनएमडीसी की गोद में बसे इन दोनों गांवों में सरकार ने अब दस्तक दे दी है। यहां पर अब सड़क बन रही है, पेयजल की सुविधा भी दुरुस्त कर दी गई है। ग्रामीणों को नक्सलवाद के साथ ही एनएमडीसी के आयरन युक्त पानी से भी मुक्ति मिल चुकी है। ग्रामीणों को गांव के राशन के साथ साथ चिकित्सा सुविधा भी गांव में ही अब पहुंचने लगी है। तो ये बदलाव यहां पर दिखाई देने लगा है और लोगों के जीवन में जो इंतजार था लंबे समय से स्वच्छ पानी का, मौलिक अधिकारों का, वो अब उनको मिलने लगा है। मूलभूत सुविधा यहां तक पहुंचने लगी है।
बीजापुर के ग्राम पंचायत बुर्जी के आश्रित गांव दुगाल और करका जब नक्सलियों के चंगुल में था, नक्सलियों के कब्जे में था, उस दौर में यहाँ के ग्रामीण किस प्रकार की त्रासदी को झेलते थे, किस तरह का पेयजल उपयोग करते थे, किस तरह से वो जीवन यापन करते थे, उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब भले ही यहाँ पर सरकार ने दस्तक दिया है, सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, पर उसके पहले यहाँ के ग्रामीण इसी नाले का पानी को पीकर अपना जीवन यापन करते थे। ये नदी किरंदुल बैलाडीला के लो अयस खदानों से निकलने वाला यह पूरा नदी है, जहाँ से लाल पानी निकलता है बरसात के दिनों में। ये पिछले 56 सालों से बरसात के दिनों में बारिश के पानी को तिरपाल में जमा करने के बाद उसे गर्म करके पिया करते थे। या पूरा देखिए, पूरा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोहा ही मिलेगा, पत्थरों का नामो निशान नहीं है। या पूरा इलाका लो अयस खदानों से भरा है। ये इस वक्त हमारे साथ एक ग्रामीण यहाँ पर, उनसे भी एक बार बात करते हैं। थोड़ा पास में आ जाना। कर्मा, पहले कहाँ यही पानी पीते थे आप लोग? यही पानी पीते। अच्छा, कितने साल से? कई साल से? 6 साल ज्यादा। हाँ, तो अब बोरिंग आ गया तो ठीक हो गया। हाँ, नहीं तो फिर वही रहता। नक्सली लोग बाहर जाने नहीं देते थे? नहीं देते। देखिए, नक्सलियों के ये पूरा इलाका नक्सलियों के कब्जे में रहा है। ऐसे में विकास की मांग भी नहीं कर सकते थे, परंतु अब जब नक्सलवाद से मुक्ति मिल चुकी है, नक्सलियों के आतंक से मुक्ति मिल चुकी है, नक्सलियों से इन्हें आजादी मिल चुकी है, तब ये विकास की मांग कर रहे हैं। और सरकार बिन मांगे सरकार यहाँ पर दस्तक दे चुकी है, पेयजल की व्यवस्थाएं हो चुकी है, मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। और अब जाकर वास्तव में बस्तर आजाद हुआ है, क्योंकि अब इन्हें सुविधाएं मिलने लगी है। 5 सालों तक एनएमडीसी बीजापुर के वो गांव जो एनएमडीसी की गोद में बसे हैं उनकी उपेक्षा करता रहा, परंतु नक्सलवाद के खत्म होते ही एनएमडीसी और सरकार अब इनकी सुध लेने लगा है। इतने वर्षों तक ये यहाँ पर ऐसी जीवन जी रहे थे जैसे आदिम युग का जीवन होता है, परंतु अब यहाँ एनएमडीसी इनकी सुध ले रहा है। उसका एक उदाहरण आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये जो सीट है, ये सीट एनएमडीसी द्वारा यहाँ के ग्रामीणों को मकान बनाने के लिए प्रदान किया गया है। एक एक परिवार को 15 सीट इन्हें प्रदान किया गया है। और अब इन्हें खपरेल और घास फूस के झोपड़ियों से बहुत जल्द निजात मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर विकास ने दस्तक दे दिया है। आज से 1 साल पहले इन इलाकों की क्या स्थिति थी और अब यहाँ पर कितना बदलाव होने लगा है, ग्रामीण क्या चाहते हैं, किस तरीके का विकास चाहते हैं, और उसके पहले उनकी दिनचर्या क्या थी, किस तरीके का वो जीवन यापन करते थे, इन सारी बातों को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ के युवक हैं, इसी इलाके के रहने वाले। उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ स्थितियाँ उस समय रही। आपका नाम? जी, मेरा नाम है जयराम कोड़मे। अच्छा, इसके पहले जब ये पूरा इलाका नक्सलियों के कब्जे में था, बताया जाता है कि पूरा इलाका नक्सलियों का ट्रेनिंग स्थल भी था, उस समय यहाँ की जिंदगी कैसे थी? तो सारे लोग जान ही रहे कि यहाँ का पहले सरकार तो यहाँ पहुँचती नहीं थी, क्योंकि यहाँ जिस तरह से गांव का परिस्थिति रहा तो सभी लोग जान ही रहे हो। अभी फिलहाल जैसे नक्सल मुक्त के बाद यहाँ के ग्रामीण काफ़ी खुश है, उनको हर सरकार का जितना भी फायदा है आज गांव में पहुँचता हमको ना हो रही है अभी। अच्छा, पहले यहाँ के ग्रामीण राशन के लिए, रोजमर्रा का सामान के लिए कैसे किया करते थे, और अब सड़क यहाँ तक पहुँच चुकी है, तो यहाँ पर राशन, इनका राशन कहाँ मिलता है, और इनका जैसे अस्पताल की सुविधा है, वो क्या स्थिति है उसकी? अभी तो पहले राशन तो गंगालूर से लाते थे। हाँ। अभी फिलहाल रोड का सुविधा होने के कारण अभी गांव में राशन आ रहा है, जो भी गोदाम है अभी पालनार में शायद बन रहा है। अच्छा, इतने सालों तक नक्सलियों के चंगुल में था यह, अब आज़ादी मिल चुकी है यहाँ के लोगों को, तो कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी आनंद है, क्यों बोलने से जो पहले से काफ़ी अच्छा है अभी, क्योंकि नक्सल का जो भय था वो मजबूर थे लोग उस विषय में रहकर, अभी वो सब परेशानी से सब छूट गए हैं, बड़े अच्छे होंगे गांव में सब। बिल्कुल निश्चित तौर पर जब तक नक्सली इस इलाके में थे उस समय ग्रामीणों की मजबूरी थी, भय था, मौत का डर था, परंतु अब आनंद का माहौल है। जिस तरीके से हमारे भाई कह रहे हैं, आनंद का माहौल है, नक्सलियों से मुक्ति मिल चुकी है, आज़ादी मिल चुकी है। अब ये पूरी तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए तैयार है और सीधे तरीके से सरकार से
जुड़ चुके हैं। INET 24 के लिए बीजापुर से गणेश मिश्रा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INET 24/7 के साथ। नमस्कार।